हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पहले भी आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन ग्रीक्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मेनली 5 तरह के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, यानी कि डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा और रो। ये तो होते हैं लेकिन प्राइमरी ग्रीक्स। लेकिन इसके अलावा भी सेकेंडरी ग्रीक्स होते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ग्रीक्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि वैना, चाम, वोमा, जोमा, स्पीड, कलर। इनके नाम भी थोड़े से डिफरेंट है, इनका भी टाइम भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्हें हम मान सकते हैं ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स। तो इन सब के ऊपर हम एकदम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि डेल्टा का मतलब है डायरेक्शनल रिस्क। अगर आपके पास एक कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.6, अगर निफ्टी में 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका कॉल ऑप्शन 0.6 पैसा बढ़ सकता है। तो इसी का मतलब है डेल्टा। ऑप्शन कितना प्राइस यहाँ पर गेन करेगा अपने अंडरलाइन के गेन करने के बावजूद, तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं डेल्टा से। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा होता है 0 से लेकर 1 तक, और पुट ऑप्शंस का डेल्टा होता है 0 से लेकर -1 तक। तो डेल्टा की टोटल रेंज यहाँ पर निकल के आती है 1 से लेकर -1 तक। सेकेंड ग्रीक की हम बात कर लेते हैं, जो कि है गामा। गामा मतलब एक्सेलरेशन रिस्क। ये बताता है कि डेल्टा कितनी तेजी से बढ़ेगा या घटेगा अपने अंडरलाइन एसेट के मुंह के अंदर। मान लेते हैं कि डेल्टा है 0.5 और गामा है 0.05। तो निफ्टी के 1 पॉइंट ऊपर जाने पर डेल्टा 0.55 हो जाएगा। गामा ज़्यादा होने का ये मतलब है कि ज़्यादा तेज़ी से डेल्टा की प्राइस इंक्रीज होगी, और गामा जब तक कम रहेगा तो ऑप्शन की प्राइस कम इंक्रीज होती है। यानी कि एक्सपायरी जितनी दूर है तो उसमें गामा की भी वैल्यू काफ़ी कम होती है। लेकिन एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आना स्टार्ट हो जाती है तो गामा की वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। हमारे यहाँ पर थर्ड ग्रीक निकल के आता है थीटा। थीटा का ये मतलब है कि ऑप्शन कितना प्राइस यहाँ पर लूज करेगा अगर स्टॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आती। यानी कि अगर कोई ऑप्शन 100 रुपये गया, तो मान लेते कि बाद में अगर ऑप्शन के अंदर या अंडरलाइन प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आती, तो 100 रुपये का ऑप्शन अगले दिन कुछ वैल्यू लूज करेगा। तो उस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं थीटा से। थीटा जनरली तब इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है जब एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक होती है। यानी कि जो ऑप्शंस एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक हो चुके हैं वो ओटीएम में ज़्यादा तेज़ी से एक्सपायर करते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से अपनी वैल्यू लूज़ करते हैं। फोर्थ डेल्टा यहाँ पर है वीगा। वीगा मतलब वॉलेटिलिटी रिस्क। ये मेजर करता है कि ऑप्शन की प्राइस कितनी बढ़ेगी अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% से बढ़ रही है। वीगा अगर 8 है और आईवी अगर 20 से 21 हो जाता है तो ऑप्शन प्राइस यहाँ पर 8 रुपीज़ तक बढ़ सकता है। वॉलेटिलिटी बढ़ने से बायर्स को यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन सेलर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ने से ऑप्शन के प्राइजेस यानी कि कॉल और पुट दोनों के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, और वॉलेटिलिटी जैसे ही कम हो जाती है तो कॉल और पुट दोनों के प्राइजेस नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। फिफ्थ ग्रीक यहाँ पर है, जो कि है रो। अब रो की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते जनरली। मॉनेटरी पॉलिसी आप में देख सकते हो, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, यानी कि बॉन्ड यील्ड में भी तब चेंजेस आ सकते हैं। या फिर रो की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम रहती है जब तक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होता। अब रो ये मेजर करता है कि 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या घटने से ऑप्शन के प्राइस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑब्जर्व की गई है, और इसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशंस भी है कि कॉल ऑप्शन के प्राइजेस जैसे ही बढ़ना स्टार्ट कर देता है अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करे तो, और वहीं पर पुट ऑप्शन के प्राइजेस नीचे आते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दे तो पुट के प्राइजेस बनना स्टार्ट कर देते हैं, और कॉल ऑप्शन के प्राइस यहाँ पर गिर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स के बारे में। सेकेंड ऑर्डर या सेकेंडरी ग्रीक्स, यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स में 5 ग्रीक्स होते हैं: टी डेल्टा, टी गामा, वी डेल्टा, वी गामा, वी थीटा। अब यहाँ पर जो वी का मतलब है, या पहले जो टी आया है उस वी का मतलब है वॉलेटिलिटी, और टी का मतलब है टाइम। अब यहाँ पर आप चीज़ एक नोटिस कर लीजिएगा कि टाइम जैसे ही चेंज होता है, यानी कि टाइम टू एक्सपिरेशन जैसे जैसे नज़दीक आना स्टार्ट हो जाता है तो आपका हर एक ग्रीक चेंज होता है, और जैसे ही वॉलेटिलिटी भी चेंज होती है हर एक ग्रीक उसके हिसाब से भी चेंज होता है। यानी कि टाइम और वॉलेटिलिटी ये दोनों ही फैक्टर्स ग्रीक्स के ऊपर अपना असर डालते ही है। तो टाइम और वॉलेटिलिटी इन दोनों फैक्टर्स के कारण ग्रीक्स के अंदर कैसे चेंज आता है उसे हम मेजर कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स से। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स के बारे में। यानी कि पहला ग्रीक है टी डेल्टा। अब टी डेल्टा जैसे हम बात कर चुके हैं कि टी का मतलब है टाइम और वी का मतलब है वॉलेटिलिटी। तो टाइम के हिसाब से डेल्टा कितना चेंज होगा ये हमें बताता है टी डेल्टा। यानी कि जैसे जैसे टाइम टू एक्सपिरेशन कम होते जाता है
तो एक्सपायरी का टाइम जैसे ही नज़दीक आना स्टार्ट हो जाए, इन द मनी ऑप्शंस 1 डेल्टा के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस 0 डेल्टा के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं टी डेल्टा। अब ये आपको शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह लीप्स के अंदर यानी कि लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज़ के अंदर या फिर लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस के अंदर काम करते हो, तो ये ग्रीक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सेकंड ग्रीक है टी गामा। अब टी गामा पे भी वही मतलब है कि गामा कैसे चेंज होगा, जैसे ही ऑप्शन के अंदर टाइम टू एक्सपायरेशन चेंज होता है, यानी कि जब भी एक्सपायरी नज़दीक आना स्टार्ट कर देती है तो गामा की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। यानी कि गामा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट कर दे, वो डेल्टा के वैल्यू के ऊपर अपना असर भी डालती है। तो वैसे ही लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस के अंदर गामा की वैल्यू काफ़ी कम होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग सकती है टी गामा से। थर्ड ग्रीक है वी डेल्टा, यानी कि वॉलेटिलिटी चेंज होने से डेल्टा के अंदर कैसी मूवमेंट आती है, उसे हम बता सकते हैं वी डेल्टा से। यानी कि मान लेते हैं कि अगर वॉलेटिलिटी यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है यानी कि ओटीएम कॉल्स और पुट है, उनके अंदर वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो उनका डेल्टा वहाँ पर बढ़ सकता है जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ना स्टार्ट कर दे। तो वी डेल्टा हमें ये बताता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने से या घटने से कॉल और पुट इन दोनों के ऑप्शंस के ऊपर क्या चेंज आएंगे। फोर्थ डेल्टा है वी गामा, यानी कि वॉलेटिलिटी चेंज होने से गामा के अंदर कैसा असर होता है, वो हम जान सकते हैं वी गामा से। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि गामा की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है जैसे जैसे एक्सपायरेशन नज़दीक आना स्टार्ट कर दे। और फिफ्थ और लास्ट सेकंड ऑर्डर ग्रीक है यानी कि वी थीटा। अब वॉलेटिलिटी जैसे इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो वैसे ही जो ओटीएम ऑप्शंस है उनकी भी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब जो इन द मनी ऑप्शंस मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, उनके अंदर बेसिकली दो चीज़ है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहती है। वैसे ही एट द मनी के ऑप्शंस के अंदर और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर, इनके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, इनके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू होती है जो कि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ना स्टार्ट कर दे, ओटीएम प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर थीटा आपको ज़्यादा गेन कर सकता है। यानी कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी के ऊपर अगर कोई आप ऑप्शन सेल करते हो, तो ज़्यादा प्रीमियम आपको रिसीव होगा एज़ कम्पेयर टू लोअर वॉलेटिलिटी कंडीशंस के अंदर। तो वी डेल्टा से हमें ये पता लगता है कि टाइम वैल्यू कितनी इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है कैसे ही वॉलेटिलिटी चेंज होती है। तो अब हम जान लेते हैं थर्ड ऑर्डर ग्रीक्स के बारे में। ये वो ग्रीक्स है जो कि डायरेक्टली फर्स्ट ग्रीक से लिंक नहीं होते, लेकिन बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर जो कि वॉलेटिलिटी में ऑप्शन प्राइसेस को इम्पैक्ट डालते हैं। उन फैक्टर्स को कुछ हद तक ये कंसिडर कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर ग्रीक्स। तो उसमें पहला ग्रीक है स्पीड, यानी कि गामा किसे चेंज होगा अपने अंडरलाइंग प्राइस के चेंज होने के कारण। यानी कि अगर कोई भी स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे या फिर नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो डेल्टा भी वाला उसका चेंज होगा, लेकिन उसके साथ गामा भी चेंज होगा। तो गामा कितना चेंज होगा उस अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट से, ये हमें बताता है स्पीड ग्रीक। थर्ड ऑर्डर के अंदर जो सेकंड ग्रीक है यानी कि लैम्डा, लैम्डा को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये डेल्टा का ये परसेंटेज वर्जन है। जैसा कि हम डेल्टा के अंदर बात कर चुके हैं कि 1 रुपी मूवमेंट के अंदर ऑप्शन प्राइस यहाँ पर कितना प्राइस गेन करेगा, तो उसे हम मान सकते हैं डेल्टा से। तो वैसे ही लैम्डा के अंदर भी वैसे ही परसेंटेज फॉर्म के अंदर है। यानी कि अगर कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी अंडरलाइंग स्टॉक अगर 1% मूवमेंट यहाँ पर देता है, तो ऑप्शन प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, ये काउंट करता है लैम्डा। यहाँ पर थर्ड ग्रीक है एप्सिलन। अभी एप्सिलन नाम काफ़ी वियर्ड है, आपने बहुत बार इसे नहीं सुना होगा, काफ़ी कम यहाँ पर ये सुनने मिलता है। लेकिन एप्सिलन का ये मतलब है कि कोई भी अगर अंडरलाइंग स्टॉक के अंदर जैसे डिविडेंड यील्ड चेंज होती है, तो उस डिविडेंड यील्ड के चेंज होने के कारण ऑप्शन प्राइजेस में कैसी मूवमेंट आती है, इसे हम गिन सकते हैं एप्सिलन से। तो अगर कोई भी 1000 रुपये का स्टॉक है और मान लेते हैं कि वो 5 रुपये डिविडेंड देता है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 0.5%। लेकिन जैसे ही वो 10 रुपये डिविडेंड देना स्टार्ट कर दे, तो उसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 1%। अब जैसे ही वो 1% डिविडेंड देना स्टार्ट कर दे, तो वो स्टॉक की प्राइस के लिए एक नेगेटिव बात है, क्योंकि एक्स डेट के ऊपर 1000 रुपये का स्टॉक 5 रुपये कम हो जाएगा अगर वो 5 रुपये डिविडेंड देता है तो। और वही सेम चीज़ लागू होती है 10 रुपये के स्टॉक के ऊपर भी। यानी कि कोई भी 1000 रुपये का स्टॉक अगर 10 रुपये डिविडेंड दे दे, तो उसकी प्राइस अपने आप 990 हो जाएगी। अब स्टॉक का यहाँ पर नेगेटिव होना काफ़ी हद तक डिपेंड करता है डिविडेंड यील्ड के ऊपर। तो अगर डिविडेंड यील्ड यहाँ पर ज़्यादा है, तो एप्सिलॉन तो ये यहाँ पर एक्ट कर सकता है। अगर डिविडेंड यील्ड यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, तो पुट के प्राइजेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और रिवर्स विद द कॉल ऑप्शंस, कि जैसे ही डिविडेंड यील्ड यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे,
तो स्टॉक की प्राइस नीचे आ सकते हैं, उसके कारण कॉल प्राइसेस भी नीचे आ सकते हैं। आपने बहुत बार ये बैकवर्डेशन भी सुना होगा कि फ्यूचर के प्राइस कभी-कभी अपने अंडरलाइंग एसेट प्राइस से नीचे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका भी रीज़न है डिविडेंड यील्ड। तो फ्यूचर के प्राइस इसलिए अपने अंडरलाइंग स्टॉक से नीचे काम करते हैं क्योंकि इस अंडरलाइंग स्टॉक के अंदर डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर हमारा लास्ट ग्रीक है जो कि है फ़ी। अब फ़ी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। लेकिन अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर काम करते हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बाकी डेरिवेटिव्स है यानी करेंसी डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स के डेरिवेटिव है, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। फ़ी का मतलब है कि अगर कोई भी अंडरलाइंग एसेट का अपना कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ना स्टार्ट कर दे, अगर उस अंडरलाइंग एसेट को एक्चुअल में होल्ड करने की कॉस्ट अगर ज़्यादा होती है, तो फ़ी यहाँ पर ऐड कर सकता है। जैसे ही यहाँ पर कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर दे, तो आपके लिए फ्यूचर होल्ड करना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आप अंडरलाइंग एसेट को होल्ड करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बल्क मेटल स्टोर करना है, यानी कि आयरन, स्टील, एल्यूमीनियम, जिसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, तो मान लेते हो उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर आप गोल्ड स्टोर करना चाहते हो, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब अगर आप स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए अंडरलाइंग एसेट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। यानी कि आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसकी स्टोरेज के लिए। हो सकता है आपको सिक्योरिटी के लिए भी और थोड़ी अमाउंट पे करना पड़े। तो इसके कारण फ्यूचर के प्राइसेस यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैरी आपका बढ़ना स्टार्ट कर दे, तो कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ने के कारण तो आपका जो एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट है, वो थोड़ा-सा लेस अट्रैक्टिव बनेगा अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये चीज़ भी अपने ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर असर डाल सकती है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर काम करती है कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, ना कि इक्विटी के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।